नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। 134 दिन के बाद आज आखिरकार कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए अदालत से शुभ समाचार आया। मोदी सरनेम वाले केस में लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट से झटके पर झटके मिलने के बाद राहुल गांधी को देश की सुप्रीम अदालत से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा और दोष सिद्धि दोनों पर रोक लगा दी है। यानी अब राहुल गांधी की अयोग्यता रद्द होगी और राहुल गांधी दोबारा बिना अगर मगर के सदस्य बनेंगे। 24 के लोकसभा चुनाव भी राहुल लड़ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि निचली अदालत ने अपने आदेश में साफ नहीं किया कि अधिकतम सजा की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। जज को अधिकतम सजा की वजह साफ करनी चाहिए थी। सर्वोच्च अदालत ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को उपदेश जैसा भी कहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के विवादित बयान को भी गलत बताया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही INDIA गठबंधन के तमाम नेताओं ने एक सुर में सत्य की जीत करार दिया। कांग्रेस इसे नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत कह रही है और राहत की खबर के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश हाई नजर आया। अदालती लड़ाई में राहुल गांधी को भले ही राहत मिल गई, लेकिन अभी जनता की अदालत का फैसला तो बाकी है। अगले साल लोकसभा चुनाव होंगे और सवाल एक बार फिर से अब बड़ा ये हो गया है, क्या 2024 की लड़ाई मोदी बनाम राहुल गांधी पर आई? और उससे भी बड़ा सवाल, फिर योग्य हो गया है दूल्हा, तो क्या अब जल जाएगा 2024 में विपक्ष का चुनावी चूल्हा? आज बात इसी मुद्दे पर। और बीजेपी लोगों को थोड़ा, अरे भाई हम क्या गलती किए, ये करना नहीं था, ऐसा तो थोड़ा लगा होगा। खारिज ही कर दिया हाईकोर्ट के फैसले को। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता संजय महिला जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक संजय शर्मा जी भी शामिल हुए हैं, आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता है, और साथ ही कांग्रेस विधायक इंद्राज गुर्जर जी भी मौजूद हैं इस चर्चा में। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत संजय महिला जी आपसे ही करते हैं। एक कानूनी रूप से अगर इसे समझा जाए तो जिस तरह से निचली अदालत और उसके बाद हाईकोर्ट पे झटके राहुल गांधी को मिलते रहे, उम्मीद फिर भी कांग्रेस को यही थी कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी और आखिरकार राहत मिली भी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की, जिस तरह से वो बयान देते हैं और उसके बाद ये मामले दर्ज हुए थे। श्वेता जी, इसके अंदर जब मार्च में राहुल गांधी को 2 साल की मानहानि के मामले में जब सजा हुई, उसके बाद में ऊपरी अदालत में गुजरात हाई कोर्ट गए, वहां भी इनको रिलीफ नहीं मिली। लास्ट के अंदर जब एकमात्र दरवाजा माननीय सुप्रीम कोर्ट का बचा, वहां पर 21 जुलाई को ये प्रकरण जब सुनवाई के दौरान लगा, तो दोनों पक्षों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप अपने अपने जवाब हल्फनामे के साथ प्रस्तुत करें। 2 अगस्त रखी गई। 2 अगस्त को सुनवाई करके दलीलों के बाद में आज जब ये 3 जजों की बेंच ने जब ये मामले में सुनवाई की, जस्टिस BR गवई, जस्टिस PS नरसिम्हा साहब एवं जस्टिस संजय कुमार जी ने, तो इनके ऊपर इस सुनवाई के अंदर उन्होंने देखा कि मेन उनका जो फोकस रहा इस फैसले में अंतरिम राहत देते वक्त, उनका ये कहना था कि निचली अदालत ने जो 2 साल की सजा दी है, उस 2 साल की सजा के अंदर अगर 1 साल 11 महीने की भी सजा दी जाती तो शायद इनका ये सांसद का जो था ये वो डिस्क्वालिफिकेशन उसमें नहीं आते। कारण ये था कि उस वक्त जब ये 2 साल की सजा दी थी तो कोर्ट का मेन केंद्र बिंदु ये रहा जो बहस के दौरान आया कि दुर्लभतम सिद्धांत को लागू किया उन्होंने, और उसके अंदर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए ये कोर्ट ने माना कि क्या ऐसी नौबत थी कि उस वक्त निचली ट्रायल कोर्ट ने इस मामले के अंदर उन बिंदुओं का उल्लेख नहीं किया कि 2 साल की पूरी सजा देते ही ये मामला उनके डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर आता है। उन्होंने दूसरा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ध्यान रखा कि उनकी सांसदीय जाने से वहां वायनाड के लोगों के एक जो लोकसभा जो सीट गई है वहां बिना प्रतिनिधित्व के वो सीट रह जाती है, वहां के वोटर्स का भी चूंकि इससे सीधा सीधा अधिकार जुड़ा हुआ था। तो ऐसी स्थिति के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना
कि ये सजा इट इज टू मच। तीसरी बात, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो वक्तव्य दिया गया था इसके अंदर बचा जाना चाहिए था। नेताओं को पब्लिक के अंदर जो अपने स्टेटमेंट देने चाहिए वो मर्यादित रूप से सोच समझकर देने चाहिए। और उन्होंने राहुल गांधी को इसमें वैसे नहीं कहा कि उन्होंने बिल्कुल क्लीन चिट दी हो या और है, उन्होंने कहा उनको भी अपने कर्तव्य का ध्यान रखा जाना चाहिए। मामला अभी चूंकि अंतिम रूप से सुनवाई नहीं हुई है और इस मामले के अंदर पेंडिंग है और अंतिम सुनवाई तक इनको एक तरह से रिलीफ दी है माननीय। ठीक है, इंद्राज गुर्जर जी, राहुल गांधी ने भी कहा जब ये फैसला आया, राहत मिली कि सत्य की तो जीत होती ही है, और इससे पहले भी जब तक मामला था सुप्रीम कोर्ट में, सब कांग्रेस यही उम्मीद कर रहे थे कि सत्य जीतेगा और राहत मिलेगी। हुआ भी वही। क्या लगता है कि जो नेगेटिव चीजें थी, जो आप लोग बार बार कह रहे थे कि ये जानबूझकर किया जा रहा है और इस तरह से फैसला नहीं आना चाहिए था, उस पर रोक लग गई? 2024 के लिए रास्ता साफ है, तो बहुत कुछ है जो तस्वीर बदलेगी, क्योंकि कांग्रेस अब और ज्यादा मजबूत होकर निकलेगी। निश्चित रूप से श्वेता जी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मैं स्वागत करता हूं और हम लोगों को न्याय मिला है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने हमेशा देश में भ्रष्टाचार की बात की है। अडानी, अंबानी, इन सब के भ्रष्टाचार की बात को बार बार लोकसभा में उठाया है और मोदी जी कतई नहीं चाहते थे कि राहुल गांधी जी इस बात को लोकसभा में उठाएं। उनकी आवाज को दबाने के लिए जिस तरीके से ये जो खेल रचा गया, आपको ध्यान होगा पहली बार किसी व्यक्ति को ऐसे मुकदमे में 2 साल की सजा भी हुई है और हाई कोर्ट में भी रिलीफ नहीं मिली। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गई कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी, और निश्चित रूप से राहुल गांधी जी को सुप्रीम कोर्ट ने आज न्याय दिया है और आने वाले समय में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उनकी मुहिम है उसको तेज गति के साथ फिर लड़ने का काम करेंगे। आशीष चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ। आशीष जी, इससे पहले भी जब सजा सुनाई गई थी और कहा गया था 2 साल की सजा है, इसके बाद फिर मैटर निचली अदालत में चला, हाईकोर्ट में चला, हमने इस पर तब भी चर्चा की थी। बार बार एक बात कही जाती है कि जानबूझकर मोदी सरकार ने ऐसा किया है, इतना प्रेशराइज किया गया, क्योंकि कभी ऐसा होता नहीं है। बयान तो सब देते हैं, गलतियां भी सबसे होती है, बोलचाल में कई बार ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिससे सामने वाला आहत हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद ऐसी सजा किसी को नहीं दी गई जिस तरह से राहुल गांधी के लिए इसे तय किया गया। हालांकि राहत आज मिली है, कैसे देखेंगे इसे, श्वेता जी, इन आरोपों को भी और आज के सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी जी को जो 2 साल की सजा हुई थी वो निचली अदालत ने सजा दी, फिर उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जस्टिफाई किया, वहां पे राहुल गांधी जी की याचिका खारिज होती है। हाई कोर्ट ने भी उनको कोई राहत नहीं दी। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय किया है वो अंतिम निर्णय नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा और दोष सिद्धि पर रोक लगाई है और ये रोक अंतिम निर्णय आने तक जारी रहेगी। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जो माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय है उसका सम्मान करती है, लेकिन हमारा ऐसा स्पष्ट मत है कि राहुल गांधी जी द्वारा जो वक्तव्य 2019 के चुनावों के दौरान दिया गया उसने निश्चित रूप से ओबीसी समाज की भावनाओं को आहत किया है और हम इसकी कानूनी लड़ाई को जारी रखेंगे और जो भी निर्णय हुए हैं वो अदालतों के निर्णय हैं, इसमें कहीं सरकार का कोई रोल नहीं है। और जहां तक सदस्यता बहाल होने की बात है, सदस्यता जाने की बात है, इसके पहले भी देश में बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जिनको 2 साल या उससे अधिक की सजा हुई है, उनकी सदस्यता जाती रही है। मतलब कोई पहला निर्णय नहीं है, ये उसी अध्यादेश के कारण हुआ है जिसके कारण राहुल गांधी जी ने, जिसको मतलब कैबिनेट ने जिस पारित कर दिया था, उसके बावजूद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ा था और उसके कारण उनको सजा हुई है। अगर वो ऑर्डिनेंस नहीं आया होता तो शायद ये सजा भी नहीं होती। और जिस तरह से आपने कहा कि राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि साहब ये तो जो है जीत है, कि हम जो है मोहब्बत की जीत है, नफरत की हार है, आप देश के एक पिछड़े वर्ग का अपमान करते हैं और ये कोई पहला मैटर नहीं है श्वेता जी जब राहुल गांधी जी ने इस तरह की कोई बयानबाजी की हो। राहुल गांधी जी, जहां तक मानहानि के केसेस की बात है, ये आतन अपराधी हैं, बेलगाम बयानबाजी करते रहे हैं। और आज हमको ये समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा मैं बताता हूँ, उन्होंने कहा है कि भाषण में जो कहा गया वो अच्छा नहीं था, नेताओं को जनता के बीच बोलते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए, ये राहुल गांधी जी का कर्तव्य बनता है कि वह इसका ध्यान रखें। तो देश की जनता ये अब राहुल गांधी जी से अपेक्षा करेगी कि वो एक पार्टी के बड़े नेता हैं, तो निश्चित रूप से अगर वो भाषण देते हैं तो उनके भारत की 140 करोड़ जनता की भावनाओं को उनको ध्यान रखना चाहिए। ये कोई जीत नहीं है। आगे के लिए और ये सिर्फ राहुल गांधी को एक उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। संजय जी, इसे उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि जैसे चुनाव आते हैं, सभाएं होती हैं, हर कोई एक दूसरे पर छींटाकशी करता है और फिर शायद भूल जाता है मर्यादा को भी, शब्दों को भी।
राहुल गांधी के अलावा भी बहुत से नेता हैं जो इस तरह से बोलते हैं और बाद में भले कुछ माफी मांगते हैं, कुछ नहीं भी मांगते हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस पर कम से कम रोक लगनी चाहिए और हर किसी को अब सोच समझकर बोलने की जरूरत है? क्योंकि अगर राहुल गांधी इस दायरे में आ सकते हैं तो कोई भी आ सकता है। देखिए, आपको ना इसको कई पक्षों से देखना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग तरह की बहस हो सकती है। निश्चित तौर पे एक बात सिद्धांत रूप से ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी डायलॉग है ऑपोजिट्स के बीच, तो हमेशा सभ्य भाषा अगर नहीं होगी तो डायलॉग होगा ही नहीं। आप लोग सब पार्लियामेंट में बैठते हैं, जो बाहर लोगों से चर्चा करते हैं उसमें बहुत बड़ी हमारा टकराव नजर आता है, लेकिन अंदर बैठ के यही लोग शांति से फैसला करते हैं। लेकिन ये समय बदल गया। आप देखिए कि इसको जो सोशल मीडिया का जब से प्रचार हुआ है, तो एल्गोरिदम की वजह से मजबूर होकर कुछ तरह की बातें करते हैं, क्योंकि आपको फॉलोइंग दिखती है। अब ये एक हमारे सामने डायलॉग के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई। लेकिन इसको और भी तरह से देखा जा सकता है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि मैं पत्रकार के नाते मेरे ऊपर भी केस चल रहे हैं और मैं बिल्कुल बुलंदी से उन्हें फेस करके आया हूं और ना मुझे कोई हिला सकता है। अगर आपने सामूहिकता पे किसी पे चर्चा कर दी तो मुझे शंका है वो केस भी चल सकता है। ये केस मैं एक पत्रकार की तरह देख रहा हूं, अगर मैंने कुछ बोल दिया होता तो मेरे साथ क्या होता। मैं मानता हूं मैं इस केस को डिफेंड कर पाता। अगर मेरे खिलाफ इसी नेचर का कुछ होता, ये अलग बात है, कितना हाई प्रोफाइल है। लेकिन आप 2-3 मुद्दे सोचिए, डेमोक्रेसी होती क्या है। डेमोक्रेसी में आपको 3-4 चीजों की बहुत बड़ी जरूरत होती है। एक, वो आदमी जो पीड़ित है अपनी आवाज को बड़ी बुलंदी से उठा पाए। अब आप सोचिए कि जो पीड़ित आदमी है वो तथाकथित रूप से इतना सभ्य नहीं माना जाता। वो हो सकता है आपसे बहुत गुस्से में बोल दे। मैंने इसकी चर्चा किसी और सिविल फोरम पे भी की हुई है। तो आप डेमोक्रेसी में उसको पचाने की ताकत होनी चाहिए कि किसी का गुस्सा है, किसी समाज का, किसी लोगों का गुस्सा है। फिर पार्लियामेंट में आपके पास इम्यूनिटी होती है, आप कोई भी आरोप लगा सकते हैं। मुझे याद है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। एक जो बाद में बीजेपी के सांसद रहे, उन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी के लिए इस तरह की बातें बोली जो शायद बाहर बोलते तो उनके ऊपर डेफमेशन हो जाता, क्योंकि आपको वहां प्रोटेक्शन मिलता है। तो सवाल उठता है कि ये जो मानहानि जैसी चीज है, जिसपे पहले ही बहस चल रही है कि क्रिमिनल जो केस लगा था मानहानि का, इसके बारे में पुनर्विचार होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र की आत्मा कमजोर पड़ जाती है। मैं ऐसा मानता हूं। फिर दूसरी बात यह कि हिंदुस्तान में जब अगर ऐसा हुआ, आप देखिए कि सारे जो आरोप लगाए इसमें राहुल गांधी के ऊपर या दूसरे पक्ष कभी बीजेपी के लोगों के ऊपर लगाते होंगे, तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अपने एक पॉलिटिकल कमांड के माध्यम से चलते हैं। एक आम आदमी का लगाव, जैसे कि 13 केस शायद चल रहे हैं राहुल गांधी के ऊपर, और 13 केस किसी बीजेपी के सदस्य ने लगाए। तो इनकी जो ताकत है उस हालत में कमजोर हो जाती है। लेकिन मेरा मानना यह कि थोड़ी रिस्क लेके भी हमें लोगों को बोलना अलाउ करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इंदिराज जी, अब क्या माना जाए, क्योंकि INDIA गठबंधन बनने के बाद से, उनकी मीटिंग्स होने के बाद से भी इस पर भी सवाल बहुत उठ रहा है, विपक्षी एकता क्या रहेगी। लेकिन अब सवाल एक ये भी था कि संयोजक इसका कौन रहेगा। राहुल गांधी जिसे सब योग्य ठहराए गए हैं, रोक लगी है, राहत मिली है, उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ इस गठबंधन में है, और ऐसे में क्या संयोजक राहुल गांधी हो सकते हैं? कांग्रेस इसे कैसे देखती है? क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने तो कहा था कि सेहरा तैयार है, बस दूल्हे की देरी है। तो कहीं ऐसे तो नहीं इस गठबंधन के दूल्हे राहुल गांधी ही बन जाए? निश्चित रूप से श्वेता जी, राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, और स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी जी इस पोस्ट को डिजर्व करते हैं। और कांग्रेस की तरफ से इसमें कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस की तरफ से पार्टी को लीड भी करते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब और राहुल जी, दोनों मिलके इंडिया की इस मीटिंग में गए भी हैं और जाकर के अपनी पार्टी की बात रखी है। और सबसे बड़ी पार्टी है, विपक्ष में सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी इसको लीड करेगी, इसमें कोई शक भी नहीं है। और आप देखिए जिस तरीके से आज देश में जो हालात है, भाई को भाई से लड़ाने का काम किया जा रहा है, धर्म को धर्म से लड़ाने का काम किया जा रहा है। हरियाणा में क्या हालात हुए पड़े, इस देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। राहुल गांधी जी हमेशा कहते हैं कि मोहब्बत से इस देश को जीता जा सकता है, मोहब्बत से हम एक दूसरे को जीत सकते हैं, नफरत से नहीं जीत सकते। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं मेरे पास पुलिस नहीं है, मैं सुरक्षा नहीं कर सकता। किस लिए पद के ऊपर बैठे हैं? आप बात करते हैं कि बीजेपी का लेना देना नहीं है, तो आप ये बताइए गुलाम नबी आजाद किस हैसियत से आज उस बंगले में बैठे हैं जो बंगला राहुल गांधी से इन्होंने 1 महीने में खाली करा लिया? इतनी किस बात की जल्दबाजी थी? उनको अपील का समय देते। आज इतने बड़े नेता हैं, एक पार्टी के पूर्व राष्ट्रपति। नफरत का माहौल सरकारें थोड़ी ना बनाती है, या वाकई में सरकार बनाती है अपने फायदे के लिए? सरकारें अपने फायदे के लिए बना रही हैं, उनको प्रोटेक्ट करती हैं। सरकारें उनको प्रोटेक्ट करती हैं। इनके प्रवक्ताओं के आप भाषण सुनिए, आरएसएस जिस तरीके से
बिल्कुल कट्टरता के आधार पे काम करती है, उसी का दुष्परिणाम है कि देश में जिस तरीके से नफरत का माहौल बनाया जा रहा है चारों तरफ, कि मणिपुर के हालात क्या है आप देखिए। यानी आप केंद्र सरकार के साथ आरएसएस भी जो बोल रहे हैं उसकी वजह से ऐसा माहौल बन रहा है। आशीष जी, ये तो एक अलग डायरेक्शन में इंदिरा जी बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी कोई भी सरकार ऐसा क्यों चाहेगी और अपने ही राज्य में। श्वेता जी, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि कांग्रेस बार बार नफरत और मोहब्बत की बात करती है, और अभी हमको वो दृश्य भी ध्यान है श्वेता जी, जब थोड़े दिन पहले ही कांग्रेस के नेताओं द्वारा जिस तरह से मोदी जी के खिलाफ बयानबाजी की गई और कहा गया कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी और मर जा मोदी के नारे सार्वजनिक रूप से लगाए गए, तो देश की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि नफरत कौन फैला रहा है देश में। और ये जो वक्तव्य दिया गया था राहुल गांधी जी का, ये भी उस नफरत का ही एक हिस्सा है। हमको ये समझना पड़ेगा कि पिछले 2 चुनाव से जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की हार हो रही है, वो मुख्य विपक्षी दल का दर्जा भी हासिल नहीं कर पा रही है, तो फ्रस्ट्रेशन के कारण जो उनके बयान आते हैं ये उसी का नतीजा है। और जैसा अभी मैं सुन रहा था, संजय जी ने भी जिक्र किया कि 13 लगभग केसेस हैं देश की विभिन्न अदालतों में, वो पेंडिंग चल रहे हैं। और लगातार आप चाहे वीर सावरकर जी की बात कर लें, चाहे आप आरएसएस की बात कर लें, आपको हमेशा एक विष वमन करना है, आपको हमेशा जहर उगलना है, लगातार उगलना है। किस तरह की लेकिन आप फ्रस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं आशीष जी, 2-3 राज्य थे, अब तो इसका हिमाचल जीत गए, कर्नाटक जीत गए, इसके बाद अब जो 3 अहम राज्य हैं वो भी चुनाव के लिए सामने, तो ऐसे में तो इनका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। फ्रस्ट्रेशन इन्हें क्यों आएगा? फिर भारत जोड़ो यात्रा निकालने के बाद इनका कहना है कि इससे और ज्यादा मोटिवेशन मिला है। कांग्रेस को तय करना है कि उसको लीड कौन करेगा। मैं इंदिरा जी को भी सुन रहा था, उन्होंने कहा कि स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी जी लीड करेंगे, तो बिल्कुल देश की जनता है ना, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, वो फैसले करती है, वो लोगों को सिंहासन पर बैठाती है, उसका निर्णय अंतिम निर्णय होता है जिसपे कोई प्रश्न चिन्ह लगाता नहीं है। तो 2024 के चुनाव में निश्चित रूप से देश की जनता तय करेगी कि उसको कैसा लीडर चाहिए। उसको एक निर्णय लेने वाला लीडर चाहिए जो त्वरित निर्णय लेता है, जिसने देश में जो है चारों तरफ विकास किया है। अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था की बात करें, 2024 में कैसा लीडर हो? बिल्कुल 14 और 19 के बाद अब 24 है। हालांकि संसद में तो अमित शाह साफ तौर कहते हैं कि आप कुछ भी कर लो, आएंगे तो मोदी ही, जीतेंगे तो मोदी ही, यानी कि 2024 में भी एक बार फिर वही सरकार आने वाली है। लेकिन डॉक्टर संजय शर्मा जी, बेहद है, क्या मान लिया जाए कि 2024 का जो चुनाव है वो मोदी वर्सेस राहुल गांधी? देखिए, मैं कुछ और राय रखता हूँ। जो राहुल गांधी अगर पार्लियामेंट में वापस आते हैं तो हमें थोड़े दिन देखना पड़ेगा। पहली बात तो वो आ पाते हैं या नहीं आ पाते, तो खासतौर से अविश्वास प्रस्ताव के समय तक। दूसरी बात ये है कि जो विपक्ष की एकता थी उसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी, ये जो कांग्रेस ने क्लेम कर दिया था कि हम दावेदार नहीं हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं जिनकी महत्वाकांक्षा थी उनको लगता हो सकता है कि एक मौका है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि राहुल गांधी एक दूसरे स्पेस में काम कर रहे हैं। जो हम आमतौर पर राजनीतिक स्पेस का, जो पावर स्ट्रगल के स्पेस की बात करें, उन्होंने जमीन पर उतर के और खासतौर से कुछ मुद्दों पे इतनी वैचारिक बात करके, जो खासतौर से वो विदेश में बोलते हैं इंटेलेक्चुअल्स के सामने, उनसे अंदाजा लगता है कि वो एक दूसरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रहे हैं, ग्राउंड पे उतर रहे हैं, और अभी भी शायद दूसरी अगली और यात्रा करने की उस हालत में वो जनता के बीच जाके जो संपर्क कर रहे हैं, वो जो इंडिया अलायंस है, उस इंडिया अलायंस को ताकत भी दे सकता है, और इस इंडिया अलायंस में घबराहट भी हो सकती है कि हम जो नेतृत्व की दौड़ में थे, कि ऐसा तो नहीं। बात आपने कही कि अभी जब 2 साल की सजा था तो कुछ लोगों को था कि हाँ साथ है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी ठीक था कि हमारे लिए रास्ता साफ है। लेकिन अब जब इसमें रोक लगी है, बिल्कुल ठीक है आपने कि अभी तो फाइनल इसमें वो आया नहीं है फैसला, लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो घबराहट भी हो रहता है। तो ऐसे में तो आम जनता के लिए भी, अगर आम जन के बीच में राहुल गांधी पहुंचते हैं और लोगों को लगता है कि राहुल गांधी एक बेटर ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद अगर मान लीजिए कि ये जो INTI ये गठबंधन है वो प्लस में आ गया, वो बड़ी मजबूती से उभरा, तो भी तो बाद में झगड़ा हो गई, क्योंकि अलग अलग विचारधारा, अलग अलग पार्टी के लोग, और इसके बाद उस कुर्सी की जंग में फिर कहीं लड़ाई देखने को मिल जाए, तो ऐसी स्थिति भी तो बन सकती है। एक श्वेता जी, एक और पक्ष है इसमें। हाँ। आप पीछे जाइए, और बीजेपी के लोग भी उसमें पार्टनर रहे हैं। जब 1977 में पहली गैर कांग्रेस सरकार बनी तो उसके जो मुखिया थे वो जयप्रकाश नारायण थे, और जयप्रकाश नारायण जब पहली नेहरू जी की सरकार बनी थी उसमें उप प्रधानमंत्री के ऑफर के साथ उन्हें बुलाया गया था, और साथियों को भी। उन्होंने कुछ मुद्दों पे बोल दिया कि आप जो समाजवाद की बात करते हैं वो समाजवाद की परिकल्पना से दूर है नेहरू जी से, उस वजह से वो पीछे हट गए और वो नहीं बने। लेकिन जयप्रकाश नारायण ने एक संत का दर्जा पा लिया था पद की इच्छा ना दिखा के। पता नहीं कांग्रेस क्या इतनी सदायष्टा दिखा रही है कि राहुल गांधी ये हिम्मत दिखा पाए कि वो पद की इच्छा ना करें। ये बात बिल्कुल उल्टी पड़ सकती है। भारतीय समाज
जो लोग त्याग करते हैं उनको देर सवेर पूछता है। आप खाटू श्याम जी आप देखिए, हमारे यहाँ जो पिटा हुआ है उसके लिए लोग उसके पीछे जुड़ जाते हैं। अगर राहुल गांधी परसेप्शन में लगातार अगर बीजेपी जिस तरह से आक्रामक रहती है और वो बेचारापन उन्होंने पा लिया, तो ये भारी पड़ सकता है ताकत के खिलाफ। बिल्कुल। संजय बेला जी, अब देखिए फैसला तो आया, राहत मिली है, राहत इसलिए हाथ से कि रोक लगी है इस पर, लेकिन अभी फाइनल निर्णय तो हुआ नहीं है। कब तक राहत मान सकते हैं? क्या 2024 के पहले भी कुछ हो सकता है? क्योंकि अगर कोर्ट ये कह रहा है कि वायनाड की जनता का भी ख्याल रखा गया है और हिदायत भी साफ दी कि अगर बोलते हैं तो उससे पहले ध्यान रखने की जरूरत है भविष्य के लिए भी, क्योंकि इस तरह के कई मामले, 1-2 मामले नहीं, करीब 10 के करीब मामले ऐसे हैं जिसमें इस तरह से संबोधन के दौरान ही कुछ कहा और उस पर याचिका लगाई गई। राहत कब तक के लिए हो सकती है या फिर फैसला क्या इनके पक्ष में आ सकता है? श्वेता जी, इसके अंदर जो आज फैसला है इसके अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के दौरान एक मैसेज दिया भारतीय राजनीति को। भारतीय राजनीति के अंदर पक्ष विपक्ष सारे नेताओं के लिए कहा है कि जब आप पब्लिक के बीच में जाएंगे और वहां पर अपनी मर्यादा के अनुरूप और अपने कर्तव्य को ध्यान रखते हुए अपने शब्दों का इस्तेमाल करें। उन्होंने सीधा सीधा ये मैसेज दिया कि उस वक्त भाषा का इस तरह से आप यूज करेंगे ताकि किसी तरह से कोई वो नई मैसेज गलत नहीं जाए। उन्होंने यहाँ तक भी माना है कि राहुल गांधी का वो जो वक्तव्य था वो सही नहीं था, लेकिन चूंकि वायनाड की जनता को और वहाँ के वोटर्स को और उस लोकसभा की सीट को भी देखते हुए और रेयरेस्ट टू रेयर इस मैटर को मानते हुए कि भी ऐसा मामला जघन्यता या कोई दुर्लभतम की श्रेणी में नहीं है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उन्होंने इंटरिम रिलीफ देना उचित समझा और भविष्य के लिए इनको एक तरह से वार्न भी किया है कि आप आगे से इन चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान भी रखें और आगे जो चुनाव आ रहे हैं इनमें सभी नेताओं को इस चीज़ के ऊपर विशेष ध्यान भी रखना चाहिए कि पब्लिक के अंदर जाते वक्त वो अपनी जिम्मेदारी भी निभाएं। और अभी क्योंकि मैटर सब जुडिस है, आगे जब तक इसका अंतिम निर्णय नहीं आ जाता तब तक राहुल गांधी के पक्ष में निर्णय है, चुनाव लड़ने के लिए भी उनको कोई रोक नहीं है। बिल्कुल। आशीष जी, अब क्योंकि फैसला तो ठीक है आ गया, राहुल फिर योग्य माने जा रहे हैं, फाइनल फैसले का इंतजार है, लेकिन इसके बावजूद राहत तो यहां पर मिल चुकी है क्योंकि फैसला हो भी सकता था सुप्रीम कोर्ट से एक झटके में ही, अगर ऐसा होता उसी को कायम रखा जाता। तो बीजेपी को क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? 2024 के मद्देनजर बात की जाए, क्योंकि बीजेपी पहले भी हमेशा बोलती रही थी कि हम तो चाहते हैं कि हमारे सामने राहुल गांधी ही रहे, और अगर ये बात कही जाए कि 2024 के लिए मोदी के सामने फेस राहुल गांधी है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं, जो मोदी जी की लोकप्रियता है, जो देश के अंदर विकास हो रहा है, वो लोगों को दिख रहा है श्वेता जी। और अभी जैसा संजय जी जिक्र कर रहे थे कि राहुल गांधी जी विदेश के में क्या बोलते हैं, तो राहुल गांधी जी ने थोड़े दिन पहले विदेश में इन्हीं न्यायिक संस्थाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया है। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर वो लगातार बोलते रहे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि देश में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। तो फिर जो आज जो निर्णय है, क्या राहुल गांधी जी का विचार बदलेगा, ये भी देखना बड़ा महत्वपूर्ण है। और हमको ये समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी जी जिस तरह से बेचारगी का प्रदर्शन कर रहे हैं, देखिए ये अंतरिम राहत है, कोई अंतिम राहत नहीं है। और जैसे जो उन्होंने बोला है ना, तो उसको कोई जस्टिफाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है, और ऐसा भी नहीं कि इसके पहले राहुल गांधी जी ने जो बोला है उसके पहले माफी नहीं मांगी है। सुप्रीम कोर्ट के पे ही उनको जो 2019 के चुनाव में जब उन्होंने कहा था चौकीदार चोर है, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने उनको माफी मांगनी पड़ी थी। तो आप मान के चलिए अल्टीमेटली जब इसमें निर्णय आएगा, ये तो न्यायालय को तय करना है कि क्या निर्णय है क्या नहीं आएगा, लेकिन जो उन्होंने बोला है उसको उचित नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है इंदिरा जी, क्लास कमेंट वक्त खत्म हो गया है। कांग्रेस और ज्यादा मजबूत महसूस कर रही है इस राहत के बाद? 2023 से 2024 दोनों की बात की जाए तो। श्वेता जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल बिल्कुल। श्वेता जी, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल मजबूती के साथ उठेगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और जो राहुल गांधी जी बात करें गलत नहीं करें। राहुल गांधी जी कह रहे हैं देश की संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर कब्जा किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है। आप देखिए ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का जिस तरीके से दुरुपयोग पूरे देश में किया जा रहा है। 2 दिन पहले ईडी किसी व्यक्ति को नोटिस देती है, 2 दिन बाद वो व्यक्ति बीजेपी में शामिल हो जाता है, फिर वो दूध का दुलावा हो जाता है, गंगा जी में नहा लेता है वहां जाकर के। क्या बात कर रहे हैं? चलिए ये बात भी कांग्रेस बार बार कहती है, आरोप लगाती है आशीष जी, लेकिन देखते कि आने वाले वक्त में भी ऐसा और भी मामले सामने आते हैं या इन मुद्दों को लेकर ही कांग्रेस आगे बढ़ेगी। फिलहाल क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए इतना तो तय है कि राहत यहाँ पर राहुल गांधी को मिली है, अंतरिम तौर पर ही सही, अंतिम तौर पर ना सही, लेकिन फिलहाल ये भी बहुत बड़ी राहत है और इसलिए शायद कांग्रेस की खुशी भी मना रहे हैं। लेकिन इतना जरूर तय है कि क्या 2024 में मोदी के सामने राहुल गांधी होंगे, क्या INDIA गठबंधन और ज्यादा मजबूत होता है, या फिर जिस तरह से केंद्र
केंद्र सरकार कहती है, अमित शाह कहते हैं कि ये टूट जाएगी तब तक रुक नहीं पाएगी, तो क्या वाकई में इतनी मजबूती से जाएंगे? और क्या INDA गठबंधन के संयोजक राहुल गांधी बनेंगे? इसके बावजूद भी क्या एकता कायम रहती है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, 2023 के विधानसभा चुनाव है, फिर 2024 है, बहुत सारे चेहरे भी बेनकाब होंगे, बहुत सारे लोग साथ भी आ सकते हैं और बहुत सारे अलग भी हो सकते हैं। हालांकि देखना होगा। फिलहाल के लिए तो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर, राहुल गांधी को राहत मिली। चलिए इसके साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।